जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था। हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करी थी और खिलजी सल्तनत को हम बिल्कुल समाप्त करने के बाद हमने आपसे बोला था कि हमारा जो अगला सल्तनत होगा, जो हमारा अगला शासनकाल होगा, वो तुगलक वंश के बारे में होगा। हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मेरी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करो। यकीन मानो, जितना आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और अन्य लोगों तक पहुंचाओगे, मेरे प्रयास आपके लिए और ज्यादा होंगे। मैं और उतना ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि अनुज भाई जल्दी 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 वीडियोस बनाओ। मैं बिल्कुल जल्दी 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 वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आप भी तो जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को फैलाओ, इनको अच्छे तरीके से फैलाओ, अपने सारे दोस्तों को फैलाओ। 9th 10th 11th 12th और जितने भी एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बल्कि 6ठी 7वीं से भी कर सकते हो, आप उन लोगों को वीडियोस दिखाओ, क्योंकि ये सब कुछ एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं तुगलक वंश के बारे में। हम बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। बच्चों, तुगलक वंश के बारे में हम बात करते हैं 5 सितंबर 1320 को। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को हराकर गाजी मलिक ने, गाजी मलिक भी कहते हैं या तुगलक गाजी भी कहते हैं, गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करी। कौन सी? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। और 8 सितंबर 1320 को यह दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया और दिल्ली का एक नया सुल्तान हमें मिल गया। नाम होता है गयासुद्दीन तुगलक। बच्चों, तो तुगलक वंश का संस्थापक किसको माना जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक वंश का संस्थापक हुए गयासुद्दीन तुगलक। बच्चों, इसने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल करा। कितनी बार? इसने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल करा। इसलिए इसे किस नाम से जाना गया? मलिक उल गाजी। इसे किस नाम से जाना गया? मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई। इसने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल किया, इसलिए इसको क्या उपाधि दी गई? मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई। ठीक है ना बच्चों। 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल करने के बाद इसका नाम पड़ता है मलिक उल गाजी। बच्चों, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, याद है मुबारक शाह खिलजी? पिछली वीडियो में बता चुका था, ठीक है, पिछली वीडियो में बता चुका था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल में ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का राज्यपाल गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का ये राज्यपाल यानी गवर्नर हुआ करता था। किसके काल में हुआ करता था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के कारण। बच्चों, ये पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, ठीक है, पहले गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का राज्यपाल हुआ करता था। और बच्चों, ये पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा। गाजी बोले तो काफिरों का वध करने वाला, काफिर का वध करने वाला। मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो अन्य धर्म के लोग हैं, उन लोगों को काफिर कहा जाता था। जैसे हिंदुओं को भी और अन्य जातियों के लोगों को भी बहुत सारे शासकों के द्वारा काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने नाम के साथ इसने गाजी जोड़ा। गाजी का मतलब था काफिरों का वध करने वाला। इसने अपने नाम के साथ जोड़ा काफिरों का वध करने वाला। इसने अपने राज्यों में कुओं और नहरों का निर्माण करवाया, अपने राज्यों में कुओं और नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है ना बच्चों। और ये कुएं और नहरों का निर्माण करने वाला सबसे पहला सुल्तान बना। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या बना? सबसे पहला सुल्तान बना, कुएं और नहरों का निर्माण करने वाला, ठीक है बच्चों। आप लोगों को याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में अलाउद्दीन ने अमीरों से भूमि को ले लिया था। अब इसने क्या किया? अमीरों की भूमि को दोबारा से लौटा दिया। इसने अमीरों की भूमि को दोबारा से लौटा दिया। बच्चों,
इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा वसूलने का आदेश जारी कर दिया। ठीक ठीक। इसने अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीरों से ली गई भूमि को दोबारा से लौटा दिया। अलाउद्दीन ने जो भूमि अमीरों से ले ली थी, इसने दोबारा से लौटा दी। और बच्चों इसने क्या किया, लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा वसूलना शुरू किया। ठीक, 1/10 या 1/12 हिस्सा लगान के रूप में इसने वसूलना शुरू कर दिया। बच्चों, निजामुद्दीन औलिया, आप लोगों को याद होगा, निजामुद्दीन औलिया बहुत मशहूर संत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया से इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इन दोनों की आपसी तकरार थी। ठीक है, एक बार आप लोगों को मैं बता दूं, निजामुद्दीन औलिया का कथन हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यह किसका कथन है? हुनूज दिल्ली दूर, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया से इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, तकरार थी। ऐसा कहा जाता था कि यह निजामुद्दीन औलिया को पस्त करना चाहता था, मारना चाहता था। तो जब ये दिल्ली की तरफ आ रहा था और लोगों को ये लगा कि ये निजामुद्दीन औलिया को मार देगा, तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से ये कहा कि निजामुद्दीन जी, वो तो आपको आके मार देगा। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्त। और हुआ क्या कि इसके बेटे ने ही इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और वो रास्ते में मारा गया और वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ये कथन बड़ा फेमस हो गया और निजामुद्दीन औलिया के पहले से पूर्वानुमान के चर्चे दूर दूर तक हो गए और निजामुद्दीन औलिया को एक और भी पहुंचा हुआ संत माना जाने लगा। ऐसा इतिहास में कई जगह वर्णित है। ठीक है ना बच्चों? तो निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन की बनती नहीं थी, इसलिए एक बार निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास पहाड़ियों पर रोमन शैली में नगर बसाया था। उस नगर का नाम है तुगलकाबाद। आज भी दिल्ली में आप इस नगर को और इसके खंडर को और इस महल को देख सकते हैं। दिल्ली के पास पहाड़ियों पर रोमन शैली में बनाया गया था। तुगलकाबाद कैसी शैली में बनाया गया था दोस्तों? रोमन शैली में बनाया गया था। तुगलकाबाद का जो किला है वो रोमन शैली में बनाया गया था बच्चों। और 56 कोट का किला भी, 56 कोट भी इसी ने बनवाया था बच्चों, इसी ने बनवाया था। आप लोगों को याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा कट्टर व्यक्ति था, कठोर नीति रखता था। इसने उसके विरुद्ध उल्टी नीति चलाई। कौन सी नीति चलाई? उदारता की। इसने उदारता की नीति चलाई। अलाउद्दीन खिलजी कठोर नीति रखता था, ये उदारता की नीति चलाई थी। बच्चों, जियाउद्दीन बर्नी नामक एक इतिहासकार ने इस नीति को, क्या हो गया भाई इसको? आधे रास्ते में तो ये चल रहा है, आधे में ये चल नहीं रहा। चलो 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 आगे आगे चलो। हाँ, जियाउद्दीन बर्नी नामक इस एक इतिहासकार ने इस नीति को मध्यपंथी नीति कहा। मध्यपंथी नीति कहा। किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी नामक एक इतिहासकार ने इस नीति को मध्यपंथी नीति का नाम दिया। या फिर कई जगह इसको रस्म ए मियान भी कहा गया। इस नीति को क्या नाम दिया गया? मध्यपंथी नीति या रस्म ए मियान। ठीक, जियाउद्दीन बर्नी नामक एक इतिहासकार ने इस नीति को मध्यपंथी नीति या रस्म ए मियान कहा। बच्चों, इसने अपनी सेना में तुर्कों को, गिज को, मंगोलों को, दुआब के राजपूतों को, मेवातियों को, रूसियों को, रूमी को, ताजिक को, खुरासानी, इस तरह के सारे सैनिक इसने शामिल किए। इसने अपनी, ठीक है, तो दिल्ली के पास स्थित, एक बार देखते हैं, विजुअल देखने से थोड़ा सा आप लोगों को याद भी होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको बहुत ज्यादा नोट नहीं करना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप बताने के साथ साथ आपको लिखित में भी दूं चीजें।
तो बच्चों गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास पहाड़ियों पर रोमन शैली में एक नया नगर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद में एक दुर्ग का नाम भी छप्पन कोट के नाम से निर्मित करवाया गया। ठीक है, अगर कभी पॉसिबल होगा तो जल्दी से जल्दी तुगलकाबाद की पिकनिक मनाते हैं बच्चों, अपने कोचिंग के बच्चों के साथ तुगलकाबाद चलते हैं। दिल्ली के अंदर ही है, कोई लंबी चौड़ी दूरी नहीं है दिल्ली से। चलिए आइए, अब होता क्या है बच्चों, अब होता क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था। अब होता क्या है बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हुई। 1325 में हुई, बंगाल अभियान से ये लौट कर आ रहा था। जब ये बंगाल अभियान से लौट कर आ रहा था तो इसका बेटा जूना खान, जो आगे चलकर बड़ा फेमस राजा बनेगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो इसके बेटे जूना खान ने एक महल बनवाया, और महल में इस तरह की व्यवस्था की गई कि जब ये महल में रेस्ट करे वो महल गिर जाए। षड्यंत्र किया गया इसके खिलाफ, और वो महल गिर गया, और उस महल में, लकड़ी के महल में दबने से इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसकी मृत्यु इसके पुत्र के षड्यंत्रों के कारण हुई। इसकी मृत्यु इसके पुत्र के षड्यंत्र के कारण हुई। ठीक है बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक 1325 में बंगाल अभियान से जब लौट रहा था तो उसके बेटे जूना खान के निर्देश पर अहमद अयाज द्वारा निर्मित, किसने बनवाया था इस महल को, किसने बनवाया था, जूना खान के आदेश पर किसने बनवाया था, अहमद अयाज के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से गिरकर दबने से इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से इसकी कहानी खत्म होती है, गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म होती है। और जो अब अगली कहानी शुरू होगी, इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की शुरू होगी। लगभग 25-26 साल उसका कार्यकाल रहेगा। 1325 में आपका मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है। असली नाम क्या है उसका, जूना खान। असली नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का जूना खान। और वो दिल्ली की गद्दी पर जब बैठेगा तो किस नाम से बैठेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और जो उसका बिल्कुल मूल नाम जो बेसिक नाम है वो है उलूंग खान। क्या नाम है, उलूंग खान, जूना खान, मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरह की इनके कई सारे नाम हुआ करते थे। नाम इनके हो गए और इतिहास में याद हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को करने पड़ गए। तो बच्चों आगे की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था उलूंग खान। ठीक, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जूना खान, उलूंग खान, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली में बैठा। बच्चों सबसे ज्यादा विवादास्पद सुल्तान है ये, इसके सारे निर्णय बेहतरीन थे। ये योग्य सुल्तान था, शिक्षित था, ठीक है ना, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था। इसको बहुत सारी, ये एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, इसको बहुत सारे विद्वान जो थे उनके ऊपर भी ये भारी था। लेकिन इसके जितने निर्णय हुए वो तर्क संगत नहीं हुए। इसके निर्णयों के अंदर अनुभव का अभाव निकला। इसलिए अच्छे निर्णय होने के बावजूद भी ये अपने निर्णयों को ठीक से फुलफिल नहीं कर पाया, उन्हें योजनाओं को पूर्ण रूपेण अंजाम नहीं दे पाया। इसलिए इसकी सारी योजनाएं फ्लॉप हो गई। मैं कुछ योजनाएं इसके बारे में बताता हूं, फिर हम उन योजनाओं के बारे में बात भी करेंगे। इसकी जो सबसे पहली योजना थी वो थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। फिर मैं बताऊंगा इनके बारे में कि क्या क्या हुआ और क्यों इतनी अच्छी योजनाएं खराब सिद्ध हो गई और फ्लॉप हो गई। ये किया इसने 1326-27 में। ठीक है, इसके बाद जो इसकी अगली योजना थी ये थी राजधानी परिवर्तन। इसकी अगली योजना थी राजधानी को बदलना, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ये भी योजना इसकी
26-27 के दौरान परवान चढ़ी। ठीक है, पहले दिल्ली से दौलताबाद ले गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली लाया। ये बारे में बात करेंगे तो तुम भी हंसोगे इस चीज को देखकर कि क्या बेवकूफी भरी काम हुए हैं। इसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा। ठीक, मैं आपको बताऊंगा इसने किस किस तरह की सांकेतिक मुद्रा चलाई। 1329-30 इसकी घटनाओं का काल आपको याद रखना है। और फिर इसने खुरासान और कराचिल, खुरासान और कराचिल का अभियान चलाया। इसने खुरासान और कराचिल का अभियान चलाया। ठीक है, इसने खुरासान और कराचिल का अभियान चलाया। तो ये इसकी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जो योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन अनुभव के अभाव में ये योजनाएं परवान न चढ़ सकी। तो मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे ज्यादा विवादास्पद सुल्तान था, सबसे ज्यादा शिक्षित था, सबसे ज्यादा योग्य था, सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। ठीक है ना, लेखक था, विद्वान था, एस्ट्रोलॉजर था, बहुत कुछ योग्यताएं रखता था। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय इतिहास इसे पागल, इसे सनकी, इसे रक्त पिपासु, रक्त का प्यासा, रक्त पिपासु मतलब रक्त का प्यासा, पागल, सनकी, रक्त पिपासु, और इसे स्वप्नशील, स्वप्नशील सपनों में खोए रहने वाला, ठीक है ना, स्वप्नशील शासक की उपाधि इसको दी गई बच्चों, क्योंकि ये बहुत जो योजनाएं थी वो सनक भरी थी, क्रूरता भरी योजनाएं थी, और दूसरों के दुख सुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला व्यक्ति होने के कारण, क्या बोला मैंने आपको, पागल, सनकी, रक्त पिपासु। क्यों? क्योंकि इसकी जो सनक भरी योजनाएं थी, क्रूर कृत्य थे इसके, दूसरों के प्रति उपेक्षा के भाव रखने थे, दूसरों के सुख दुख में शामिल ना होने के कारण ही इसे स्वप्नशील और पागल और रक्त पिपासु इस तरह से कहा जाता था। पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगों के बीच में पदों का आवंटन किया। पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर, योग्यता के, पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। ठीक है बच्चों, जो व्यक्ति योग्य होगा, जो व्यक्ति टैलेंटेड होगा, उसको पद दिया जाएगा। जो व्यक्ति योग्य और टैलेंटेड ही नहीं है, उसको पद क्यों करके दिया जाएगा? ठीक है ना बच्चों, इसने खेती के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग बनाया। इसने कृषि विकास के लिए, कृषि विकास के लिए इसने अमीर ए कोही, ठीक है, लिखा हुआ भी दिखा दूंगा आप लोगों को, अमीर ए कोही नामक विभाग इसने खेती के विकास के लिए बनाया। बच्चों, इसके काल के महान लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है बेटा, जियाउद्दीन बर्नी ने किताब लिखी थी जिसका नाम है फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी। जियाउद्दीन बर्नी ने पुस्तक लिखी, क्या नाम था? फतवा ए जहांगीरी। ठीक है ना, फतवा ए जहांदारी, सॉरी गिरी बोल दिया, आदत पड़ रही है ना जहांगीर की। खैर, क्या नाम था? जियाउद्दीन बर्नी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? फतवा ए जहांदारी। बच्चों, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक फतवा ए जहांदारी से इसके काल की जानकारी मिलती है। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता एक यात्री था, बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। इब्न बतूता नामक यात्री इसी के काल में भारत आया बच्चों। और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला, रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला से, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहांदारी से इसके बारे में जानकारी मिलती है, और रेहला से इसके बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों, इसको मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा गया, मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा गया इसको। बच्चों, मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा गया। और बच्चों, एक
महान इतिहासकार हैं जिनका नाम है एडवर्ड थॉमस। एक महान इतिहासकार है जिनका नाम है एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने तो इनको मनियारों का राजकुमार, एडवर्ड, कुछ इशू हो गया है पैनल बोर्ड में, ये ऑनलाइन क्लासेस में ही होता है, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं आजकल। मनियारों का राजकुमार पूरे दिन भर चलता है, पूरे दिन भर कोई दिक्कत नहीं है इसको। मनियारों का राजकुमार कहा। एडवर्ड थॉमस नामक इतिहासकार ने इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी मनियारों का राजकुमार, क्या बोला मैंने आप लोगों को, मनियारों का राजकुमार या फिर प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा। तो बच्चों प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा। इसने योग्यता के आधार पर पदों को आवंटित किया। इसने कृषि विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग चलाया। जियाउद्दीन बसदी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था फतवा ए जहांदारी। इब्न बतूता इसके काल में यात्रा पर आया, उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। मुद्रा व्यवस्था का राजा इसको कहा जाता है। और एडवर्ड थॉमस नामक इतिहासकार ने इनको मनियारों का राजकुमार कहा। क्या कहा? मनियारों का राजकुमार। तो बच्चों हम ये बात कर चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम क्या था, उलूंग खान और चूना खान। इसके बाद क्या क्या बात हो चुकी, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे ज्यादा विवादास्पद सुल्तान था। इसे पागल कहा गया, इसे संकी कहा गया, इसे रक्त पिपासु, इसे आदि नामों से भी जाना जाता है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक, ये बात हम कर चुके हैं। अब इससे पहले ये पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगों के बीच पदों का आवंटन किया। यह भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि इसने खेती के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, ठीक, इसे मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा गया। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लें, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीजें टाइप भी दे रहा हूं। अब मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा जाता था। एडवर्ड थॉमस के अनुसार वो प्रिंस ऑफ मनियर्स था। अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी परिवर्तन के बारे में। बच्चों ये बात भी हम कर चुके हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांदीरी नामक पुस्तक से मोहम्मद बिन तुगलक को के बारे में जानकारी दी है। और एक बात और भी बताई, रेहला, ठीक, रेहला नामक पुस्तक में इब्न बतूता ने इसके काल की जानकारी मिलती है। लिखिए बच्चों, यहां तक आपने कर लिया। अब मैं इससे थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेकर गया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी लेकर गया। बच्चों इसकी सोच थी कि राजधानी मध्य में होनी चाहिए, केंद्र में होनी चाहिए। ठीक, इस व्यवस्था के लिए इसने ऐसी जगह सोची जहां से ये चारों तरफ अपनी राजधानी से पूरे आसपास के पूरे अपने शासन को व्यवस्थित कर सके। लेकिन इसने समय गलत चुना, लेकिन इसने परिस्थितियां गलत चुनी। दिन रात सुबह शाम बहुत सारे लोग चलते रहे, बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, विकलांग, सब लोग बेचारे चलते रहे। और जब बहुत सारे लोग गर्मी में भूख से प्यास से मारे गए तो मध्य में पहुंचकर इसका विचार बदल गया और बोला अब दोबारा वापस चलो। तो ये इसकी योजना बिल्कुल फ्लॉप हो गई। तो अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेकर गया। और यहां पर मेन बात भी है, देवगिरी का नाम इसने क्या कर दिया, दौलताबाद। ये योजना इसकी फ्लॉप हो गई दोस्तों, ये योजना इसकी फ्लॉप हो गई। और दिल्ली का नाम इसने, देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद कर दिया, यानी राजधानी परिवर्तन, इसकी बात खत्म हो गई। बच्चों राजा मुंद्री में एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। राजा मुंद्री के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। बच्चों ऐसा पहला सुल्तान था जिसने बिना किसी भेदभाव के सिर्फ योग्यता के आधार पर इसने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया था। इसके काल में
जो अधिकारी नियुक्त होते थे वो योग्यता के आधार पर नियुक्त होते थे। और बच्चों, इब्न बतूता नामक एक अफ्रीकी यात्री 1333 में इसके काल में आया। इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री 1333 में इसके काल में आया, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया। काजी सबसे बड़े न्याय अधिकारी को कहते थे, सबसे बड़े न्याय अधिकारी को कहते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, दिल्ली का काजी बना देता है इब्न बतूता को। और बच्चों 1342 में यह अपने राजदूत चीन भेजता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक 1342 में अपने राजदूत के रूप में चीन भेज देता है, ठीक है ना। किसको? इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेज देता है, ठीक। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि रेहला में मोहम्मद बिन काल के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के काल की घटनाओं का वर्णन है। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी पुस्तक में इब्न बतूता ने विदेशी व्यापार के बारे में, विदेशी व्यापारियों के आने जाने के बारे में, डाक की चौकियों की स्थापना के बारे में, डाक व्यवस्था के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, यानी पूरे पूरे मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल का एक एक कड़ी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। इस बेचारे की सारी योजनाएं फ्लॉप हो रही हैं। जब ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, लोग इसके विरोधी हैं, तो विद्रोह तो होंगे। मैंने खुद कई जगह पढ़ा है कि कई बार इसने ये लिखा कि मेरा शासन पूरी तरह से रुग्ण हो चुका है। एक विद्रोह को दबाता हूं, दूसरा विद्रोह पनप जाता है, दूसरे को दबाता हूं, तीसरा विद्रोह पनप जाता है। यानी इसके काल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। तो आओ फिर दोबारा से देखते हैं हम लोग। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया, और देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? दौलताबाद रख दिया गया। बच्चों, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। 1342 में इसने इब्न बतूता को कहां भेज दिया? चीन भेज दिया, चाइना, ठीक है ना, राजदूत बनाकर। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तसल्ली से जानकारी मिलती है। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। अब होता क्या है, इन विद्रोह के कारण समस्त दक्षिण राज्य लगभग स्वतंत्र होते जा रहे हैं। 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में होते हैं, 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में होते हैं बच्चों। और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी स्वतंत्र हो जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी स्वतंत्र हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर, बोले तो जीत का नगर, जीत का नगर, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के जो विजयनगर है उसके बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। राजा कृष्ण देव राय की जो कहानी आएगी वो भी विजयनगर राज्य से संबंधित होगी, जिसकी राजधानी हम्पी होगी, यानी हस्तिनावती, ठीक है ना। तुंगभद्रा जैसी नदियों के आसपास विजयनगर के खंडहर पाए जाते हैं। तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में, हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। और बच्चों, 1336 में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी, ठीक है ना। 1347 में क्या होता है बेटा? 1347 में क्या होता है? ठीक, लिखिए 1347 में, ठीक है बेटा, 1347 में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं।
ठीक है, एक तरफ अभी अभी आपको बताया हरिहर और बुक्का 1336 में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और 1347 में अलाउद्दीन महमद शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। बच्चों इसी ने देखिए बच्चों, ये दिल्ली का पहला शासक था, दिल्ली का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था। ठीक, पहला शासक जो शेख अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती, पूरे संसार के लोग इस दरगाह में चादर चढ़ाने आते हैं। ठीक है, ये पहला शासक था जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था। और बच्चों एक सालार महमूद गाजी था, उनके मकबरे में भी ये दर्शन करने गया था। ठीक है ना बच्चों। और इसने निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी इसने बनवाया था। मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी इसने बनवाया था। और पहला शासक था जो अजमेर में कहां गया? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया बच्चों। ठीक है ना। और जो ये निजामुद्दीन औलिया हैं, इनकी कब्र पर मकबरा भी बनवाया बच्चों। आगे बढ़े हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, नाम भी बड़े अजीब है इनके, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ये करने के बाद आप लोगों को कुछ करने की नीड नहीं है, केवल इतनी वीडियो आप देख लो तसल्ली से, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम सारा निकल जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, जिसका मतलब क्या होता था? ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। ईश्वर, इसका मतलब क्या होता था? ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। पैनल बोर्ड गड़बड़ कर रहा है आजकल। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता था? जिसका मतलब होता था ईश्वर का, सुन लीजिए, इसका मतलब होता था ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। बच्चों उसने आदिलाबाद का किला बनवाया। इसने क्या बनवाया? आदिलाबाद का किला बनवाया। ठीक है, आदिलाबाद का किला बनवाया बच्चों इसने जहां पनाह नगर भी बनवाया, जहां पनाह नगर भी बनवाया। इसने आदिलाबाद का किला बनवाया, इसने जहां पनाह नगर भी बनाया। और बच्चों इसी के काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कान्हा नायक। इसके काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कान्हा नायक। बच्चों अब कान्हा नायक क्या करेगा? कान्हा नायक क्या करेगा? कान्हा नायक वारंगल राज्य को स्थापित कर देगा। कान्हा नायक क्या करेगा? वारंगल राज्य को स्थापना करेगा। कान्हा नायक ने वारंगल राज्य की स्थापना करी। डन बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? कान्हा नायक ने वारंगल राज्य की स्थापना करी। बच्चों बहुत बड़ा विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक, खुद बहुत बड़ा विद्वान था। मैंने आपको बोला, तारों की भाषा जानता था, पुस्तकें लिखा करता था, बहुत ज्ञानी था ये व्यक्ति। इसने इंशा ए मेहरू नामक पुस्तक लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंशा ए नेहरू नामक पुस्तक लिखी थी। बच्चों मैंने अपने कोचिंग में भी बच्चों को बोल रखा है कि जब मैं आप लोगों को मध्यकाल पूरा करा दूंगा, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है ना, तुगलक, सैयद, लोदी, गुलाम, खिलजी, सारा करा दूंगा। सारा कराने के बाद मैं आप लोगों को इसका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करूंगा, डेट बता दी जाएगी। और भी अगर जो बच्चे हमारे कोचिंग में नहीं जुड़े हुए हैं और हमारे YouTube वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे कोचिंग में आमंत्रित होंगे और उसको आप टेस्ट सारे बच्चे मिलकर एक साथ करेंगे। पूरे मध्यकाल का एक टेस्ट लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस का हम लोग कंडक्ट करेंगे और सारे के सारे बच्चे आकर
एक साथ उस टेस्ट को देखेंगे और जो बच्चा उस टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ इनाम, बुक, इस तरह की चीज रखने का विचार है। तो बच्चों इंशा ए मेहरू, ये नेहरू जी याद आ गए, इंशा ए मेहरू, ठीक है। इसने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था इंशा ए मेहरू। बच्चों चीनी सम्राट तोगनती मुख ने इससे, चीन का एक सम्राट था जिसका नाम था तोगनती मुख, ठीक है। चीनी सम्राट तोगनती मुख ने उससे 1341 में बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार का मतलब होता है उसकी टूट फूट ठीक कराने की, ठीक है। बौद्ध मंदिर के जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी थी। चीनी सम्राट तोगनती मुख ने 1341 में इससे बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी थी। ये बौद्ध मंदिर किस जगह पर थे? हिमाचल प्रदेश में थे। बच्चों इसकी बहुत विवादास्पद योजनाएं थी। इसकी दूसरी विवादास्पद योजना थी, पहले मैंने राजधानी के बारे में भी बताया आपको, अब मैं आपको बताता हूं इसकी जो दूसरी विवादास्पद योजना थी वो थी दोआब में इसने टैक्स बढ़ा दिया। दोआब में टैक्स वृद्धि। हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या कि राजधानी परिवर्तन और इन बहुत सारे कामों की वजह से इसको खजाने की कमी हो गई, और जब खजाने की कमी हो गई तो इसने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में लगभग 50% टैक्स बढ़ा दिया। अब बच्चों टैक्स तो इसने बढ़ा दिया, लेकिन हुआ क्या, उस साल पड़ गया अकाल। और जो दोआब का क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, वहां के किसान भूखमरी से, गरीबी से बिल्कुल परेशान हो गए। लेकिन इसके सैनिक, इसके सिपाही जबरदस्ती टैक्स वसूलना जारी रखा, और जब उन्होंने टैक्स वसूलना जारी रखा तो विद्रोह भड़क गया, और विद्रोह भड़कने के कारण उसकी ये योजना भी फ्लॉप हो गई। राजधानी परिवर्तन की योजना इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि पहले ये राजधानी परिवर्तन के लिए दिन रात सुबह शाम चलते लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ये सुल्तान साहब कहते हैं चलो दिल्ली वापस चलो। और दूसरी योजना थी, इस बेचारे ने दोआब में टैक्स की वृद्धि कर दी, लेकिन दोआब में बहुत तगड़ा अकाल पड़ गया। जो किसान बड़े समृद्ध थे, जो किसान बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, बहुत उपजाऊ फसल के मालिक थे, बहुत जबरदस्त अकाल पड़ने के कारण वो सब बर्बाद हो गया। लेकिन इसके जो सैनिक थे उन्होंने टैक्स वसूलना जारी रखा, जिससे विद्रोह भड़क गया और इसकी योजना भी असफल हो गई, ठीक है। तो बेचारे की दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले जाना भी जो योजना थी वो भी पूरी नहीं हो पाई, और दूसरी योजना इसकी दोआब में टैक्स वृद्धि की भी पूरी नहीं हो पाई। तो इसका काम परेशानियों से बढ़ गया, और ये व्यक्ति बहुत परेशान हो गया कि अब स्थिति में क्या किया जाए। बच्चों तीसरी योजना थी इसकी सांकेतिक मुद्रा चलाना। बच्चों फरिश्ता नामक एक इतिहासकार कहते हैं कि इसने पीतल की मुद्रा चलाई, ठीक है, पीतल की मुद्रा चलाई। और बर्नी कहते हैं कि उसने तांबे की मुद्रा चलाई। और तांबा, देखिए बच्चों इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं, कई बार कुछ पुस्तकों में कुछ डेट्स अलग होती है, कुछ पुस्तकों में डेट्स अलग होती है, कुछ पुस्तकों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। इतिहास हमारे सामने जो है वो उन लोगों के द्वारा लिखा हुआ है जो उस काल में मौजूद थे। इतिहास की कोई सटीक जानकारी हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट वाली नहीं होती, तो इतिहास हम इतिहासकारों के द्वारा किए गए वर्णन के ऊपर ही कराते हैं। तो कई बार कुछ डेट्स में अगला पिछला हो सकता है, ऐसा आप बहुत सारी बुक्स भी देखेंगे तो उनमें भी आपको थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा चेंज मिलेगा, क्योंकि इतिहास के अंदर लोगों के खुद के सोच का, खुद के विचार का, खुद के नजरिए का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति कुछ पुस्तक में लिख रहा होता है, उसके लिखा हुआ उसकी व्यक्तिगत सोच से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो बच्चों इसमें पीतल के फरिश्ता के अनुसार और तांबा के
बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए और इन सिक्कों का मूल्य होता था टंका के बराबर। इस सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होता था? टंका के बराबर। और ये जो टंका होता था ये किसका सिक्का होता था? चांदी का। तो टंका होता था चांदी का। अब आप खुद सुनो, खुद समझो कि अगर चांदी का सिक्का पीतल के बराबर होगा, चांदी का सिक्का तांबे के बराबर होगा, तो लोगों को तो चांदी ही चाहिए होगी। अब क्या हुआ, लोगों ने दे दबादब घर में तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन पिघला पिघला के सिक्के छापने शुरू कर दिए। हर घर एक टकसाल बन गया, हर घर एक टकसाल बन गया। लोगों ने काम धंधे छोड़ दिए, सब बंदे सिक्के बनाने के काम धंधे में लग गए और अब अर्थव्यवस्था हो गई तबाह। अर्थव्यवस्था हो गई तबाह, और जब अर्थव्यवस्था तबाह हो गई तो खासा नुकसान हो गया। और फिर घोषणा की गई सुल्तान की तरफ से कि अपने अपने सिक्के वापस दे दो और राज खजाने से असली सिक्के ले जाओ। लोग कहते हैं कि राजधानी से किलोमीटरों तक सिक्कों का ढेर लग गया और ये योजना भी इसकी बर्बाद। राजधानी परिवर्तन बर्बाद, दोआब में टैक्स वृद्धि बर्बाद, सांकेतिक मुद्रा बर्बाद। ठीक है, लेकिन तीनों योजनाएं दिमाग से देखा जाए, सोचा जाए तो बेहतरीन सोच का नतीजा थी, परंतु व्यावहारिक रूप से सफल ना होने के कारण ये सारी योजनाएं असफल हो गई। अब चौथी योजना क्या आती है? खुरासान की आती है। खुरासान और किराचिल अभियान। ठीक है बच्चों, चौथी योजना के तहत इसने खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों को 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का वेतन दे दिया। 1 साल का वेतन दे दिया कि चलो भाई अब हम इनको खुरासान और किराचिल को जीतेंगे। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया और उसकी चौथी योजना भी असफल हो गई। और जो थोड़ा बहुत युद्ध भी हुआ तो उस युद्ध में इसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो बच्चों, इतनी असफलताएं इस व्यक्ति ने झेली, इतनी असफलताएं इस व्यक्ति ने झेली कि इसका नाम पड़ गया असफलताओं का बादशाह। असफलताओं का बादशाह। ठीक, एक जगह का विद्रोह दबाता, दूसरी जगह विद्रोह शुरू हो जाता, एक काम शुरू करता, दूसरा काम खराब हो जाता। बेचारा जो जो योजना लाने की कोशिश करता सब बर्बाद हो जाता। पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना शुरू किया, हिंदुओं की होलियों में, हिंदुओं की दीपावली मनाना शुरू किया। पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं की होली मनाई, हिंदुओं की दीपावली मनाई। ठीक है ना बच्चों? तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि धारण की। ठीक है बच्चों? फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसने आदिलाबाद का किला भी बनवाया, इसने आदिलाबाद का किला बनवाया, इसने जहांपना नगर भी बनाया, इसने जहांपना नगर भी बनवाया बच्चों। ठीक, चीनी सम्राट तोगनातिमुख ने 1341 में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध मंदिरों को जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है ना बेटा? इसके शासन काल में ही मैंने आपको बताया वारंगल नामक एक स्थान है, वारंगल नामक स्थान है, वहां के जो वो राजा मतलब व्यक्ति था कान्हा नायक, उस कान्हा नायक ने विद्रोह करा और एक स्वतंत्र साम्राज्य की उसने स्थापना करी बेटा। ठीक, इसने मैं आपको बताया क्या बताया मैंने आप लोगों को? इसने क्या किया? दोआब क्षेत्र में 50% टैक्स की वृद्धि कर दी, जिसकी वजह से किसान परेशान हो गए, क्योंकि वहां ऑलरेडी अकाल पड़ चुका था और अकाल के अंदर उन लोगों की हैसियत इतनी नहीं रही कि वो इसका लगान समय पर चुका पाए, और सैनिकों ने लगान वृद्धि करने में जबरदस्ती जारी रखी, कठोरपन जारी रखा, जिसकी वजह से यहां पर भी बहुत तगड़ा वाला विद्रोह हो गया। ठीक है ना? इसने पीतल के सिक्के चलाए, फरिश्ता कहता है पीतल के चलाए और बरनी कहता है तांबे के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के बराबर था, जिनका मूल्य चांदी के बराबर था बच्चों। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, ये जस्ट फॉर रिवीजन है। चौथी योजना के तहत इसने खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का वेतन दे दिया, जिसमें दोनों देशों के बीच समझौता हो गया और इसकी बेचारे की चौथी योजना भी असफल हो गई। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को, ठीक है ना। तारगी को समाप्त करने के लिए, तारगी कर लेना है इसको, तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध जाते समय ठट्टा के पास कोडाल नामक इसमें स्थान पर हो गई। तो बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक की यहां पर मृत्यु होती है। और आज बस हम मोहम्मद बिन तुगलक को ही समाप्त करते हैं। बच्चों इतिहासकार ABM हबीबुल्लाह ने तो ये तक कह दिया कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये शहंशाह लोगों के लिए एक बुरा सपना लेकर आया। रक्त पिपासु, खून का प्यासा, स्वप्नशील बादशाह, ठीक है, असफलताओं का सुल्तान, सब कुछ बेचारा ये था। तो बच्चों अब हमारा जो इसके बाद अगला शासक होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक, जिसका काल 1351 से 1388 होगा। अगली वीडियो में हमारा तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा और शायद उससे आगे का भी शुरू हो जाए। 2 वीडियो और होंगी जिनमें हमारा मध्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर हम मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों मध्यकाल समाप्त होने के बाद जो हम लोग अपने कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, उस टेस्ट के लिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था, मैंने आपको अभी बोला था वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, और वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। और सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं बच्चों, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं, वो जिंदा है जिसका विश्वास जिंदा है। तो अपने मन में विश्वास बनाए रखो कि श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन और अनुज सर के सहयोग से नौकरी तो पक्का मिलेगी। मैं मार्गदर्शक हो सकता हूं दोस्तों, उस मार्ग पर कुशलता से चलना तुम्हारा काम है। रास्ता मैं बताऊंगा और उस रास्ते पर कुशलता पूर्वक दौड़ोगे तुम, क्योंकि पढ़ना बंद मत करो बच्चों। दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं, लॉकडाउन आ रहा है, कोरोना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पढ़ना बंद मत करो बच्चों। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको रिटर्न देगा ही देगा। तो फिर दोबारा से एक बार कि वो जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वो जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है, और सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं बच्चों, वो जिंदा है जिसका विश्वास जिंदा है। जय श्री राम, जय हिंद। जल्दी ही मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। आप लोगों से चाहता हूं कि सभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दब के शेयर करो। जय श्री राम बच्चों।